गुड इवनिंग क्लास। और आज हम लोग बीएससी पर एक बार से दोबारा से आपका वेलकम करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का लेकर आए हैं। और इस लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर हमने क्या पढ़ा था, गोल्डबर्ग एंड वेजी लॉ ऑफ मास एक्शन, रेड लॉ, रेड कांस्टेंट, ये सारे लॉ हमने पढ़े थे किसमें, लेक्चर नंबर 2 में। और उससे लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, जो केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन था। तो आज जो हम पढ़ेंगे, हमने जैसे आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में कि हमारे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो काफी तरीके के होते हैं, 0, 1, 2, 3 वगैरह ही होते हैं। तो हमें जो पढ़ना है आज, जो हम लेक्चर लेकर आपके लिए आए हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। इस लेक्चर को पढ़ने समझने से पहले थोड़ी बहुत टर्म्स है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, जो लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 1 में आपको कंप्लीटली से समझा रखा है। तो लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले जल्दी से जाइए और लेक्चर नंबर 2 देख कर आइए। अगर देख रखा है तो वेरी गुड। बिना किसी देर स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। ओके क्लास, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप बता देंगे हाँ जी, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की और किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है, उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और हमारा रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे, हमारा जो रेट है वो प्रोडक्ट पे और रिएक्टेंट पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, इसके बारे में जो हमें बताया उसे बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं उसको? रेट लॉ। वो बताया लेक्चर में, बिल्कुल बढ़िया से बता रखा है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए, वो चेंज हो गया प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट ए है जो चेंज हो गया प्रोडक्ट में। क्लियर? ध्यान सुनो, रिएक्टेंट ए किसमें चेंज हो रहा है? मेरा प्रोडक्ट में। तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं, मान लो इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, इस रिएक्शन का मान लो जो रेट कांस्टेंट है वो मैंने आपको बताया कि, तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा? अगर लेक्चर नंबर 2 देखा है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा? K इंटू ए, बिकॉज ओनली डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट। क्लियर हुई बात? ओके। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ये है कि भाई जीरो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? जीरो। तो अगर कहीं भी आपसे बोले कि ये भाई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है या ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है, तो उसका मतलब होता है कि रेट कांस्टेंट को छोड़कर जो भी कंसंट्रेशन है, ध्यान से सुनना, रेट कांस्टेंट को छोड़कर जो भी कंसंट्रेशन है उसकी पावर हमेशा होगी जीरो। ये हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। क्लियर हुआ? रेट कांस्टेंट को छोड़कर जो भी कंसंट्रेशन हमारे पास अवेलेबल है उसकी पावर हमेशा क्या होगी? जीरो। अगर पावर जीरो है तो कौन सा काइनेटिक्स है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर पावर 1 होगी तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। पावर 2 तो क्या बन जाएगा? सेकंड ऑर्डर। क्लियर हुई बात? तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है? अगर पावर क्या है? जीरो, तो क्या बन जाएगा हमारा? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, अगर किसी की पावर जीरो होती है तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। यानी यहां से बोल सकता हूं रेट इज इक्वल टू के। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना भाई, कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट के बराबर। जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट की। तो कहने का मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर में जो रिएक्शन का रेट होता है, ध्यान सुनना, जीरो ऑर्डर में जो रिएक्शन का रेट होता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। ध्यान से सुनना, बड़ी वीडियो बिल्कुल साफ आ रही है। जीरो ऑर्डर में रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। आप चाहे कंसंट्रेशन को बढ़ा दो चाहे कंसंट्रेशन को घटा दो, रिएक्शन के रेट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं, मान लो दिस इज द कंसंट्रेशन एंड दिस इज माय टाइम, तो अगर मैं टाइम का और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं, टाइम का और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं, तो एक बात बताओ, टाइम कंसंट्रेशन चाहे मैं बढ़ा दूं, कंसंट्रेशन अगर मैं टाइम के साथ बढ़ाऊंगा या कंसंट्रेशन में टाइम के साथ घटाऊंगा तो रेट में कोई भी चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई रेट लॉ ही बोल रहा है, जीरो ऑर्डर क्या बोल रहा है कि रेट किसके बराबर? रेट कांस्टेंट के बराबर।
कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही, एक बात पकड़ लो बस, जीरो ऑर्डर में रेट हमारा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। आप चाहे कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए चाहे कंसंट्रेशन घटा दीजिए, रेट कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रहेगा कांस्टेंट। तो मतलब कंसंट्रेशन के बढ़ने से कंसंट्रेशन के घटने से रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो रहता है कांस्टेंट। कैसा रहता है हमारा? कांस्टेंट। क्लियर है? ये रेट साइड है। मान लो आप टाइम बढ़ा दो तब भी रेट क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर आप रेट को, ये रेट है मान लो, आप कंसंट्रेशन घटा दो चाहे बढ़ा दो तब भी रेट में कोई फर्क नहीं आएगा, तो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। मतलब जीरो ऑर्डर में जो हमारा रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? रेट कांस्टेंट के बराबर। आपसे एग्जाम में 1 मार्क में पूछ सकता है कि किस ऑर्डर में जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, जो बताएंगे जीरो ऑर्डर में। जैसे होता है जीरो ऑर्डर में। कोई डाउट आता है तो पूछ लो, लिखेंगे से आता फटाफट। ओके, ध्यान सुनिए। अब हम इस रेट की जो भी, तो हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा कि जीरो ऑर्डर ये होता है, किसके बराबर होता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता, किसी पर डिपेंड करता है। एक इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। काफी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इससे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे। ध्यान से कैसे करें, जैसे मैं समझाता हूं कि रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो अगर मैं इसका रेट लॉ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बोल सकता हूं, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो, क्योंकि कौन सा काइनेटिक्स है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया कि किसी भी रिएक्शन का अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताना है तो इसका मैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को -1/1 dA/dt बोल सकता हूं। अब जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 देखा वो फटाफट समझ गए होंगे। अब जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो पॉज करो, अभी जाओ लेक्चर नंबर 1 देखो, वहां से समझ आएगा। क्लियर हुआ? तो ये भी मेरा रेट है, ये भी मेरा क्या है? रेट है। तो ये भी मेरा रेट है और ये भी मेरा क्या है? रेट है। अगर मैं 1 और 2 को इक्वेट करूं तो मैं के ए की पावर जीरो को -1/1 dA/dt बोल सकता हूँ। ए की पावर जीरो यानी 1 के बराबर होगा, यानी के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -dA/dt। यहां से मैं के dt को -dA के बराबर बोल सकता हूँ। क्लियर? क्लियर है? अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या? क्योंकि देखो इंटीग्रेट किसका होता है? जो वेरिएबल चीज होती है। कि हमारा क्या है? रेट कांस्टेंट। ये तो भाई पहले ही कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रेशन के बाहर ही आ जाएगा। अगर मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा तो अब समझ लो, इंटीग्रेशन सिर्फ इसका होता है जो वेरिएबल चीज होती है, ये तो कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन इसका होगा dt का, माइनस बाहर क्या बचेगा? यहाँ पर de, क्या बचेगा यहाँ पर? de। अब ध्यान से मान लो लेट एट t इक्वल टू जीरो पर जो मेरी कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू ए नॉट। किसी जीरो टाइम पर मैंने कंसंट्रेशन किसके बराबर मान ली? ए नॉट की। और t इक्वल टू टी पर मैंने कंसंट्रेशन मान ली ए। क्या मान ली? बात समझ आ रही है? मतलब ये मेरी इनिशियल स्टेट है और ये मेरी कौन सी कंडीशन है? फाइनल। अरे समझ पा रहे हो भाई? t इक्वल टू जीरो पर कंसंट्रेशन मैंने मान ली ए नॉट, और जी जब टाइम कंप्लीट हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो गई? टोटल कंसंट्रेशन के बराबर। तो अगर मैं यहां पर देखूं इस तरीके से, जब टाइम जीरो तो कंसंट्रेशन किसके बराबर? ए नॉट के बराबर। कोई दिक्कत? और जब टाइम t तो कंसंट्रेशन किसके बराबर? ए के बराबर। कुछ समझ आ रही मेरे ख्याल से? तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t माइनस, और dA का क्या होगा? ए नॉट ए। और इंटीग्रेशन कैसे करनी है? एक बार यहाँ पर t की जगह पर t आएगा और t की जगह पर जीरो एक बार। उसी तरह एक बार a की जगह पर a आएगा, एक बार a की जगह पर ए नॉट। अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा है इंटीग्रेशन तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं बता रहा हूँ। लिखो यहाँ तक फटाफट। ओके क्लास, तो हमारे पास क्या निकल कर आया? -kt इक्वल टू a माइनस ए नॉट। क्लियर है? यहां से अगर मैं बताऊंगा तो क्या मैं a को ए नॉट माइनस के टी बोल सकता हूं?
कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? a इक्वल टू ए नॉट माइनस के, और इसको मैं माइनस के टी प्लस ए नॉट भी बोल सकता हूँ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ माई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ए नॉट का मतलब क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए नॉट? इनिशियल कंसंट्रेशन। ए का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, ठीक है ना? टी का मतलब टाइम और के का मतलब रेट कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब समझ ध्यान से, अगर मैं इसको, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो समझ लेंगे इसको फटाफट, नहीं समझ सकते जो मैथ्स वाले नहीं है वो भी समझ जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस के टी प्लस ए नॉट, एक मैथमेटिक्स में स्लोप की फॉर्म होती है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज माई वाई, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के। देखो एम का मतलब होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। क्लियर हो? अगर देखो, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, ये इसके बाई के बराबर, टी मतलब टाइम, टाइम वेरिएबल होता है किसके बराबर? एक्स के बराबर। ए नॉट हमारा क्या है? कांस्टेंट यानी सी। ए नॉट का मतलब क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, तो कांस्टेंट ही होगी ना, तो कांस्टेंट बराबर वेरिएबल को, और तो यहाँ से m किसके बराबर आएगा? माइनस के बराबर। स्लोप की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के। कोई दिक्कत? आप सुनिए, अगर मैं कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं, अभी ध्यान समझेंगे, ध्यान समझिए। अगर एक बात बताओ, कंसंट्रेशन का अगर मैं टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? जो सोचो, दिमाग लगाओ, ये बात सोचो। टाइम बढ़ रहा है, कि मान लो कोई भी रिएक्शन है, x प्लस वाई इक्वल टू जेड, कोई भी रिएक्शन मेरी चल रही है, ठीक है? टाइम बढ़ रहा है, रिएक्शन हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है और रिएक्शन हो रहा है। ए का मतलब क्या है? रिएक्टेंट। अभी लिखा था ना, ए से प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, तो ए का मतलब क्या है यहाँ पर? रिएक्टेंट। तो ये ग्राफ एक्चुअली किसका है? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ। तो लेक्चर नंबर मैंने बता भी रखा है, दोबारा बता दे रहा हूँ कि भाई साहब अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो रिएक्शन होगी, अगर रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट की मात्रा क्या होगी? कम। अगर रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा। दिस इज अकॉर्डिंग टू थीटा। और मैं अगर इस लाइन का देखो, इक्वेशन बिल्कुल वही बन रही है हमारी, a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ विच इज इक्वल टू टेन थीटा, इसकी वैल्यू आएगी माइनस के। क्या आएगी? माइनस के। क्लियर हुआ? सिंपल सा मतलब है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और ये हमारा ग्राफ है कंसंट्रेशन का टाइम के साथ। इसका स्लोप किसके बराबर आएगा? माइनस के। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार। समझ रहे हो? लिखे इसके फटाफट फटाफट एकदम। ओके क्लास, अब वो क्या बताया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पर हमारा रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसे बोलते हैं रेट ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और जीरो ऑर्डर में क्या होता है? जो हमारा रेट होता है वो किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट के बराबर। क्लियर हुआ? उसके बाद आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन लिखकर दिखाई, दैट इज इक्वल टू ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये किसकी इक्वेशन होती है? जीरो ऑर्डर की। ध्यान समझना। तो अभी डालेंगे हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। बेसिकली बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर, ठीक है? इसकी बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर, ठीक? ऐसा नहीं है सिर्फ जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ होती है, फर्स्ट ऑर्डर की भी होती है, सेकंड ऑर्डर की भी होती है। अभी हम किसकी निकाल रहे हैं? सिर्फ जीरो ऑर्डर। देखो हाफ लाइफ मतलब समझो, हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसा टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि इतना टाइम जिसमें हमारा जो रिएक्शन है वो कितना कंप्लीट हो जाए? 50%। उसे हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? ऐसा टाइम जिसमें हमारा रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो मैंने मान लिया लेट टाइम इक्वल टू, हाफ की बात करें मैं उधर टाइम बोल दिया आधा, क्योंकि भाई रिएक्शन कितना कंप्लीट हो रहा है? आधा। तो टाइम मैंने कितना मान लिया? आधा। एक लॉजिकल बात सोचो भाई, हाफ लाइफ का मतलब क्या है? इतना टाइम जिसमें रिएक्शन हमारा 50% का मतलब क्या होता है? आधा। इतना टाइम जिसमें जो हमारा रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो जाए। मान लो किसी रिएक्शन को टोटली कंप्लीट होने में 4 सेकंड लग रहे हैं,
तो 50% है, आधा होने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। लॉजिकल बात है, बात समझ आ रही है। और हाफ लाइफ में क्या होगा, जो हमारी टोटल कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होगी? ए नॉट बाई 2 के बराबर। किसकी होगी? ए नॉट बाई 2 के बराबर। बात समझ आ रही है? जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होगी? ए नॉट बाई 2 के बराबर। ए नॉट बाई 2 का मतलब क्या भाई? आधा रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन भी कैसी होगी? आधी। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है? ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये कौन सी रिएक्शन होती है? जब रिएक्शन टोटली कंप्लीट हो रही होती है। अभी क्या हो रहा है? रिएक्शन आधी कंप्लीट हो रही है, यानी किसके बराबर? ए नॉट बाई 2 के बराबर। ए किसके बराबर है? ए नॉट बाई 2 के बराबर। और टाइम किसके बराबर है? आधे के बराबर, के टी 1 बाई 2। क्लियर? ओके, इसको इधर लेके आ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो के टी 1 बाई 2 ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 निकलेगा के टी 1 बाई 2 ए नॉट बाई 2। एलसीएम में सॉल्व करेंगे इसको, तो टी 1 बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए नॉट बाई 2 की। क्या आ जाएगी? ए नॉट बाई 2 की। ये क्या होता है हमारा? हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? ए नॉट बाई 2। सिंपल सा फॉर्मूला है। हाफ लाइफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऐसा कोई भी टाइम जिसमें हमारा रिएक्शन क्या हो जाए? आधा कंप्लीट हो जाए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर हुआ? यहाँ तक डाउट तो पूछ लो, अगर बड़ी सिंपल चीजें मेरे ख्याल से तो कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? लिखे से फटाफट। ओके, सेकेंड टॉपिक डालेंगे, लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। देखिए, अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, तकरीबन रात 11 बजे और ट्रैक्टर वगैरह चल रहा है, 11 बजे आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी रिएक्शन, मतलब ऐसा टाइम जहां पर हमारा जो रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। ध्यान सुनिए, बिल्कुल मस्त से पढ़ेंगे। और लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा रिएक्शन, ध्यान सुनेंगे, ऐसा सॉरी टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 100%। बात समझ रहे हो? हाफ लाइफ का मतलब था कि ऐसा टाइम जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो, और लाइफ टाइम का मतलब है कि ऐसा टाइम जिसमें रिएक्शन क्या हो रहा है? 100% कंप्लीट हो रहा हो। तो मैंने मान लिया दिल्ला टी इक्वल टू टी लाइफ टाइम। क्या बोला मैंने? लाइफ टाइम। इस केस में क्या होगा? जो टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि भाई टोटल की बात कर रहे हैं ना। बात समझ रही हो? टोटल कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। हाफ लाइफ में क्या था? कंसंट्रेशन आधी थी, फुल में क्या होगा? जीरो हो जाएगी। इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए की वैल्यू जीरो, ए नॉट माइनस के टी एल एफ, ये लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, तो के टी एल एफ इक्वल टू ए नॉट, और यहां से मैं टी एल एफ को बोल सकता हूं ए नॉट बाई के। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइफ टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड ए नॉट बाई 2 के इज फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। समझ पा रहे हो? क्यों समस्या आ रही है? समस्या है तो पूछ सकते हैं आप लोग, अदरवाइज इसको नोट कीजिए। और मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, फटाफट करें। ओके क्लास, तो ये हमारा था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो हमारा रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। आपको जीरो ऑर्डर की इक्वेशन लिखकर दिखाई, हाफ लाइफ क्या होता है वो आपको बताया, लाइफ टाइम क्या होता है वो आपको बताया। ये क्वेश्चन करने छोटा, ध्यान सुनेंगे। फॉर रिएक्शन, मान लो रिएक्शन मेरे पास क्या है? ए से प्रोडक्ट में जा रहा है, ये मेरे पास रिएक्शन है फॉर ए टू प्रोडक्ट टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ये मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट में जाना, इसको अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होना है तो फॉर आर रिएक्शन टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द टाइम रिक्वायर्ड for 25% completion is 2 minutes. Find time required
for 75% completion of reaction। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार आता रहता है। पहले जरा आप क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन हमसे क्या बोला, किसी भी रिएक्शन को 25% कंप्लीट होना है। ध्यान सुनेंगे, एक बार ट्राई करेंगे इसको। वीडियो पॉज करो, अभी ट्राई करो, होता है अच्छी बात, नहीं तो फिर मैं कराई दूंगा। हो गया, करें स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ो। फॉर अ रिएक्शन टू बी जीरो, कौन सी काइनेटिक्स बोल रहा है? सबसे पहले पकड़ोगे कौन सी काइनेटिक्स बोल रहा है, कौन सी बोल रहा है? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में ए किसके बराबर होता है? ए नॉट माइनस के टी के बराबर। किसके बराबर होता है? ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ध्यान से बताना, क्या मैं यहां से टी को ए नॉट माइनस ए अपॉन के बोल सकता हूं? ए नॉट माइनस ए बोल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक। अब पहले पार्ट पे आओ। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन, फॉर 25% कंप्लीशन, टाइम कितना लग रहा है हमारा? 2 मिनट। कितना लग रहा है हमारा? 2 मिनट। एक बात तो यहां से टी किसके बराबर है? ए नॉट माइनस ए अपॉन के के बराबर। इनिशियल ए नॉट का मतलब क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन नहीं हुआ होगा, रिएक्शन नहीं हुआ। ए नॉट का मतलब क्या होता है? ध्यान समझना, थोड़ा लॉजिकल बात है। ए नॉट का मतलब क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन। जब रिएक्शन हुआ ही नहीं होगा तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी होगी? 100%। जब रिएक्शन, ध्यान समझो बात, जब रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, मान लो मेरे पास ये सामान है, ठीक है, इसमें रिएक्टेंट है। अगर रिएक्शन होगा तो ये रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी। रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी, किसमें चेंज हो रही होगी? प्रोडक्ट में। समझो, ये मेरा रिएक्टेंट, अगर रिएक्शन हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? रिएक्टेंट की मात्रा कम हो रही होगी और प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ रही होगी। ये होता है और नॉर्मल रिएक्शन में। मान लो अभी क्या हो रहा है, अभी मेरा रिएक्टेंट है, रिएक्शन नहीं हो रहा। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो जितना रिएक्टेंट मेरे पास अभी है और थोड़ी देर बाद कितना होगा? उतना ही होगा, क्योंकि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। मतलब जब रिएक्शन नहीं हो रहा होगा तो टोटल रिएक्टेंट की मात्रा कितनी होगी? 100%। कितनी होगी? 100%। ध्यान से समझना, कितनी हो रही होगी? 100%। क्लियर है? ओके, हमसे क्या बोला? अगर रिएक्शन को 25% कंप्लीट होना है, ए नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? 100, और ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए का मतलब क्या होता है? फाइनल कंसंट्रेशन। क्या होता है? ध्यान समझना, ए का मतलब क्या होता है? फाइनल कंसंट्रेशन। रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया है? 25% कंप्लीट हो गया है। तो 100 में से 25 गया, कितना बचेगा? 75। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 75। ठीक है, ये हमारी कंसंट्रेशन इनिशियल है। जब रिएक्शन हमारा 25% कंप्लीट हो चुका है तो फाइनल कितनी कंसंट्रेशन बचेगी? सिर्फ 75। यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 75 अपॉन के। 100 माइनस 75 कितना आएगा? 25 अपॉन के। दिस इज 25। ये मान लो मेरी क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन। फॉर 75% अगर मैं बात करूं, टी का फॉर्मूला क्या होगा? ए नॉट माइनस ए अपॉन के। भाई ए नॉट की वैल्यू कितनी रहेगी? 100 ही रहेगी, वो तो कांस्टेंट है। अब रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया? 75%। अब रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया? 75%। तो फाइनल कितना बचेगा? सिर्फ 25, क्योंकि 75 कंप्लीट हो चुका है। तो 100 में से 75 कितने बचेंगे? 25 बचेंगे ना, डिवाइड बाय के, यानी 75 अपॉन के। ये क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, जब रिएक्शन 25% कंप्लीट हो चुका है तो टाइम की वैल्यू कितनी है? 2। कितनी है? 2। क्लियर है? तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूं, तो क्या आएगा? 2/t इक्वल टू 25 अपॉन के डिवाइड बाय 75 अपॉन के। ऐसा कुछ आएगा? कोई दिक्कत वाली बात? के से क्या क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2/t इक्वल टू 25 अपॉन 75। 25 1 जा, 25 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 मिनट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, कि रिएक्शन को 25% कंप्लीट होना है तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी? 2 मिनट। 75 होने के लिए कितना लगेगा? 6 मिनट। जो कि लॉजिकल सी बात है यार। भाई 25 में 2 लग रहे हैं तो 25 का डबल 50 में कितना लगेगा? 4। 75 में कितना लगेगा? 6 मिनट। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हुआ?
नोट करो इसे। ओके क्लास, तो अभी देखेंगे ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं जीरो ऑर्डर के ग्राफ की बात करूं तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। रेट किसके बराबर हो सकता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। अगर मैं रेट का, ध्यान सुनो, अगर मैं रेट का पहला ग्राफ लेके चल रहे हैं, अगर मैं रेट का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ, ऐसा बनेगा क्योंकि हमने पहले भी देख रखा है। ध्यान सुनो, अगर मैं कंसंट्रेशन का बनाऊं, अगर मैं कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ, तो भाई टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी मेरी, डिक्रीज। ग्राफ पहले बता रखा है आपको, टाइम के साथ कंसंट्रेशन मेरी क्या हो रही होगी, डिक्रीज, ये थीटा, एंड द स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के। किसके बराबर होगा ये मेरा स्लोप, माइनस के बराबर। जीरो ऑर्डर में इक्वेशन क्या बनती है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, स्लोप इक्वल टू के माइनस के या फिर टेन थीटा के बराबर भी होता है। क्लियर हुआ। ये पहला ग्राफ किसका, जीरो ऑर्डर का, ये आपको पहले बता रखा है, ये भी बता रखा है। क्लियर है, सो नोट कर लो फटाफट। अगर मैं जीरो, तीसरा ग्राफ देखेंगे, अगर मैं जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ की बात करूं तो ए नॉट बाय टू के बराबर होता है टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाय टू के। तो ये बताओ हाफ लाइफ में और इनिशियल कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन है, हाफ लाइफ में इनिशियल कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है भाई, डायरेक्ट। तो एक बात बताओ, हाफ लाइफ का और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा, क्योंकि भाई हाफ लाइफ में और इनिशियल में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है ना। अगर मैं यहाँ पर थीटा लगाऊं तो इसका जो स्लोप है दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा, इट विल बी इक्वल टू 1/2k। किसके बराबर होगा, 1/2k के बराबर। दिक्कत वाली बात यहाँ तक, ओके क्लियर, वैसे यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, लिखेंगे इसे फटाफट। ओके क्लास, तो ये हमारे थे जीरो ऑर्डर के कुछ ग्राफ्स। नेक्स्ट टॉपिक छोटा टॉपिक है, फिर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को कंप्लीटली एंड कर चुके होंगे। क्लियर हुआ, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे भाई साहब कि एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। एग्जाम में काफी बार, अब ये समझ लो सीबीएसई में तो बोर्ड्स में रिपीटेड रहता है क्वेश्चन, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर के बतेरे एग्जांपल आपको देखने को मिले। जो पहला एग्जांपल है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बताया है, एक हमारा रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फोटोकेमिकल रिएक्शन। आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था कि अगर मैं H2 प्लस Cl2 लिखता हूं, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ HCl। क्या होगा, ट्वाइस ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर कह दो HV रेज। इसका जो रेट है दैट इज इक्वल्स टू K H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0। ये हम नहीं बोल रहे क्योंकि मनगढ़ंत कहानी नहीं है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है कि इसका जो रेट है ना तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ना ही क्लोरीन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो कौन सा रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्लियर हुआ। दूसरा हमारा है डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस के ऊपर गैस का डिसोसिएट होना, सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर। जैसे मान लो अगर अमोनिया को अगर मैं डाल दूं हाई प्रेशर में, टूट जाएगा N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2। एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ है इसका जो रेट है वो NH3 के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, NH3 के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। ये सारे हम नहीं बता रहे हैं, ये सब भाई साहब हम मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुई है, वहां से एग्जांपल्स मिले। अब तीसरा एक छोटा सा एग्जांपल आप लिख लो। तीसरा एक हमारा एग्जांपल होता है एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन। स्पेलिंग आप समझ सकते हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूं मैं।
ठीक है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करी मैंने इंग्लिश की, तो आप स्पेलिंग अपने आप चेक कर सकते हैं। ओके क्लास, तो ये थे हमारे एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो आपको ये लेक्चर समझने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लेक्चर 1 लेक्चर तो काफी यूज होंगे, आपने देखा है तो आपको समझ में आया होगा। जो नहीं देखा तो वो एक बार लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देख ले, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको क्या बताया कि भाई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या हाफ लाइफ होती है, क्या फुल लाइफ होती है, कैसे न्यूमेरिकल्स करने का, इक्वेशंस होते हैं, क्या ग्राफ्स होते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो आपके सीबीएसई के एग्जाम में इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक सिर्फ इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए आएगी, वो है न्यूमेरिकल्स की। जितने भी प्रीवियस जितने भी सीबीएसई के पेपर क्वेश्चंस होंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वो स्पेशली सारे करा देंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है तो वीडियो बंद करके आप लोग अगली पढ़ाई कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।